वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दैट इज अ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ा पार्ट 1 को विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अफसोस है कि कुछ बच्चे नहीं थे। हमने वीडियो दिया, वीडियो के बाद पीडीएफ दिया, फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया। अब उसके लास्ट में जो क्वेश्चन टाइम था आपका, वो अभी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। शुक्र है कि कम से कम आज भी हैं आप, क्योंकि आज के बाद से तो पार्ट 1 पूरा लुटिया ही डूब जाता, पूरी तरह से खत्म ही हो जाता कहानी इसका। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर करने में ही इसको हम थोड़ा सा डील कर पाएं, समझा पाएं, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखिएगा, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन नंबर पहले 1 देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि रासायनिक, आपको जो नोट्स था उसके क्वेश्चन टाइम में पहला क्वेश्चन यही था, आप यहां देख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित प्रदर्शित करें। ठीक है जी। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, राइट द चेंज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा जुड़ के चलिएगा तो समझने में आसानी होगा, ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित प्रदर्शित करें। डिफाइन केमिकल रिएक्शन दैट इज अ रासायनिक अभिक्रिया, राइट द चेंज, हमें तो रासायनिक अभिक्रिया करें बताना ही है, साथ में हमें भाई लिखने के चक्कर में मत रहो, मिल जाएगा नोट्स, अगर लिखना भी है तो बाद में लिख लेना। डिफाइन केमिकल रिएक्शन, राइट द चेंज दैट अकर एज अ रिजल्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस क्लास में बैठा हुआ जिसे ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो नए बच्चे थे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या है ये बताओ, और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो होने के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं। याद होगा कि बड़े अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि 4 अवलोकन, दैट लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, जो हमें यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया, दैट मीन केमिकल रिएक्शन हुआ है। लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस डिटरमाइन, यानी बताता है दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, तो समझ जाना कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी तो ये हुआ है। जैसे कैंडल का जलना, बताऊंगा सारा कुछ फिर से। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को लिखें। ठीक है जी। अब एक चीज खास तौर से यहां ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कि अगर मैं ये कहूं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला अथवा इसका एज इट इज वही आंसर होने वाला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति यानी कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम सेम आंसर होगा। मतलब आपका डबल मेहनत को एक कर रहा हूं। उसके बाद ये जो सेकंड वाला अथवा दिया गया है, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है कि आपको जो मैं बताया ना, ये कि उदाहरण सहित प्रदर्शित करें, खाली उदाहरण को इसमें लिख देना। हालांकि हमें पता है कि उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये भी उदाहरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये भी उदाहरण है, लेकिन मैंने वैसे उदाहरण की बात ही नहीं यहां पर की, ऐसा उदाहरण का बात किए हैं कि तीनों में काम आ जाए। यानी आपको 3 बार रटने की जरूरत नहीं है, एक याद करो तीनों याद हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा हमें अलग से हेल्प लेना पड़ेगा। कहां गया, अलग से पेज लेके बता दे रहा हूं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, सिंपल सा मीनिंग, जब कोई भी एक पदार्थ, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है, या मतलब कि प्लस का चिन्ह मैंने पहले ही दे दिया, तो हमें मिलता है, मिलता का मतलब तीर का निशान, कोई भी दूसरा यानी तीसरा या फिर कोई चौथा पदार्थ, ठीक है, पहला दूसरा तो यही हो गया, कोई तीसरा या चौथा पदार्थ हमें मिलता है। जैसे मान लेंगे कोई हमारा ए पदार्थ है, ए को मैंने बी के साथ क्या किया, रिएक्शन करवाया, यानी कि अभिक्रिया करवाया, तो हमें कोई सी या कोई हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन ए मान लेते हैं, प्लस की जगह पे प्लस
और बी को हम मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा क्या, CO2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहां मैग्नीशियम ले लें, यहां ऑक्सीजन ले लें, तो हमें मिल जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जब मिलता है, मिलके जो नया प्रोडक्ट अगर हमें मिल जा रहा है, तो समझ जाओ कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यही है रासायनिक अभिक्रिया। और जो ये जो अभिक्रिया होकर जो नया प्रोडक्ट जो आया है, ये अपने पेरेंटल जो उसको पैदा किया है उससे हल्का डिफरेंट होता है गुणों में। तो मैं कहूंगा क्या कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, यानी जब कोई एक मैटर किसी दूसरे मैटर से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन के बाद कोई हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, और वो जो न्यू प्रोडक्ट है पहले वाले पदार्थ से, यानी कि इस दोनों पदार्थ से डिफर होता है, यानी थोड़ा अलग होता है। यही हमारा केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। उसी को यहां पर कुछ ऐसे बताया गया है, आप देख सकते हो। देखो, बोलोगे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही, कभी कभी होता है कि मिलाना पड़ता है, कभी अपने आप हो जाता है। जैसे आप लोहा को छोड़ दीजिए जमीन में, कोई नहीं बोलता है कि उसमें जंग लग, अपने आप लग जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी अपने आप भी रिएक्शन हो जाता है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही एक या अधिक नवीन पदार्थ प्रदान यानी गिव अप करता है, और पदार्थ के गुण यानी उस पदार्थ की जो क्वालिटी है वो मूल पदार्थ का मतलब जो पहले वाला जिससे वो बना है, गुणों से भिन्नता रखते हैं, यानी कि डिफर होते हैं। तो इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश एज इट इज, उसी को यहां पे लिख दिया गया है, ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर और इटसेल्फ, यानी वो मिलकर या स्वयं अभिक्रिया करे, देयर सेल्फ फ्रॉम न्यू सब्सटेंस, तो हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है, या सब्सटेंसेस यानी एक या एक से ज्यादा, एंड दी प्रॉपर्टीज, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ऑफ दी सब्सटेंस की, फाउंड इन अ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन में था कि उदाहरण भी बताओ, तो जैसे भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, और श्वसन। जैसे एक मैं बता दूं, आप बोलोगे सर वहां पे उदाहरण तो ऐसे बताए थे आप, जैसे लोहे पे जंग लगने का मैं अगर बताऊं, तो देखिए वही चीज है, उसको वर्ड में लिख दिया गया है। लिखे क्यों आप भी जानते हो, आपका मेहनत बचाने के लिए। देखिए, लोहा का होता है आयरन यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करता है, FeO का निर्माण कर देता है, जो कि जंग कहलाता है, यानी जिसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो बात तो बराबर ही हो गया। तो बस उसी को वैसे वहां पे लिख दिया गया, उसमें बिल्कुल मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें हो जाएंगी। भोजन का पचना, जैसे आप खाते हो ना, तो एक तो भोजन हो गया खाना, और एक हो गया ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिलता है तो क्या बना देता है, वो तो ना बोलो क्या बना देता है बोला गया भाई, क्या बोले? मैं ये बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई एक प्रोडक्ट होनी चाहिए और दूसरा होनी चाहिए। तो यहां पे दिया भोजन का पाचन, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे? तो मैंने कहा कि चलो एक तो भोजन हो गया, और कोई भी भोजन तब तक नहीं पचता जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं आता। तो एक हो गया ऑक्सीजन और एक हो गया कोई भोजन। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या देता है जानते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज हम लोग जिसको कहते हैं। तो ये भी हमारा इसमें आ गया। दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस और मिल्क, ये दोनों आपस में मिलेगा तो कर्ड का निर्माण कर देगा। लोहे पर जंग लगना बचा ही दिए। श्वसन वही आपको भोजन के पाचन की तरह ही इसका समझ जाइए आप। अब अथवा में भी था ना एक क्वेश्चन, क्या था कि सिर्फ आप ये बताओ कि 4 अवलोकन बताओ, गेट हटा दीजिए, 4 अवलोकन बताओ जो हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, सिर्फ ये इतना ही कह रहा है। तो आप देखिएगा बच्चा, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने में अगर अवस्था का परिवर्तन आ जाए, रंग का परिवर्तन आ जाए, ताप का परिवर्तन आ जाए, या अगर उसमें गैस में चेंजेस आ जा रहा है, तो समझ जाओ कि रासायनिक। जैसे एग्जांपल देता हूं, कैंडल होता है ना, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो व्हाइट मोमबत्ती रेड कलर के फ्लेम के साथ जलने लगता है।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करता है। तो ये सब उसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये सब हो तो समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन नोट द पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें होती हैं, इनमें से कोई एक भी अगर सिंगल भी अगर कहीं पर हो रहा हो तो समझ जाओ कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और यही क्वेश्चन था कि 4 ऑब्जर्वेशन आपको बताना था कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। यही आपको हो जाएगा आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यह क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 इस बार भी एग्जाम में आया था, अभी जो हुआ है तुरंत बच्चों का, ये वाला भी और वो वाला भी। तो देखो, इसका मैंने बड़ा अच्छा ट्रिक बताया था कि कोई भी चीज को जलने से पहले हमें क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन से रिएक्शन होनी चाहिए। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन तभी करेगा जब वो बिल्कुल क्लीन हो। जैसे हमारी बॉडी है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा होता है, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा घर में गए, और खासतौर से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, सीधा टी शर्ट उतारा, उधर फेंका, पंखा चालू करा, पंखा के नीचे बैठ गया। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, उसके बाद हमें आराम क्यों मिलता है? इसलिए कि एयर का कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे बॉडी से होता है। तो इसी तरह से अगर रिबन के ऊपर कोई भी गंदगी ना बैठी हो तो एयर का जो लेयर है वो डायरेक्ट उससे मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि अच्छा से वो आंख पकड़ेगा, या फिर क्या था क्वेश्चन, वायु में जलने से, यानी हाँ भाई अच्छे से जलेगा। तो वही लिखा गया कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी सतह या संपूर्ण मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में पूरी तरह से आ सके। ऐसा क्यों, वो भी मैंने बता दिया। The magnesium ribbon is cleaned before the burning in air so that its upper the surface of the entire magnesium can be fully exposed to oxygen. That's all. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, हालांकि नोट्स में था। देखिए प्लीज एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन इधर रखिए, आपस में कुछ भी बात मत कीजिए। निम्न प्रश्नों का उदाहरण सहित प्रदर्शित करें। क्वेश्चन था कि केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें गैस रिलीज होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान गैस उत्सर्जित करते हैं। बड़ा आसान है, हाइड्रोजन तो कहां कहां नहीं देखे। एक तो मेथोनो वाला इसमें लाके जोड़ सकते हैं, वो वाला भी एग्जांपल, लेकिन वो थोड़ा टफ था, CH3COOH है ना, थोड़ा लंबा था। तो आप सीधा करना क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड से Zn का रिएक्शन करवा देना, और यहां देखो आपको मिल जाएगा क्या, हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे, देखो H2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ऊपर। संयोजन अभिक्रिया के दौरान संयोजन अभिक्रिया आपने टाइप शायद पढ़ा होगा तो याद होगा कि संयोजन अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन का टाइप है, दैट मीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें कोई दो प्रोडक्ट कंबाइंड होकर कोई हमें तीसरा प्रोडक्ट देता है। यहां पर देखिए भाई, हुआ दो प्रोडक्ट कंबाइंड होकर कोई तीसरा प्रोडक्ट दिया, तो हम कहेंगे ए गैस इज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट द इक्वेशन हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। कितना आसान। अगला क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ द सब्सटेंस एंड अ कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमें यह बताना है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया के दौरान ड्यूरिंग पदार्थ और रंग का परिवर्तन होता है। पदार्थ भी कुछ और मिले, रंग भी कुछ और मिले। ऐसा तब होता है जब फेरस सल्फेट को हम अभिक्रिया करवाते हैं फेरिक ऑक्साइड से, तो हमें मिलता है Fe2O3, और ये हरे रंग का से भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। वही लिखा गया कि फेरस सल्फेट जो हरा रंग का होता है वह अभिक्रिया के फलस्वरूप फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 जो भूरा रंग का होता है। यही क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ और रंग का परिवर्तन होता है। अगर कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें रंग का परिवर्तन, वो बताओ। तो यही है जो मैंने लिखा। कितना आसानी से मिल गया। कुछ भारी लग रहा है, थोड़ा भी आसानी से इसको समझो और रटो मत। इसको घर पे जैसे हम समझाएं वैसी, अगर दिक्कत हो तो कहना, वीडियो शेयर कर देंगे, दोबारा उसको फिर से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर सकते हैं, वीडियो शूट हो रहा है। दर्जाए, अरे यार क्या क्या हमसे बुला रहा है। दर्शाएं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। अब यहां देखें आप, मैंने आपको बड़ा आसानी में बताया था। सेम ऊपर जो आपको दिया गया ये वाला रिएक्शन, इसी को एज इट इज यहां पे उतार दो, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। मैंने ये चीज कहा था बैक क्लास में कि कोई भी एग्जांपल हम ऐसे ही नहीं देते,
बहुत सोच समझ के देते हैं कि ये एग्जाम्पल और भी कई जगह पर काम आने वाला है। देने को तो कुछ भी दे सकते थे यहाँ पे, लेकिन इसीलिए दिए कि एक तीर से डबल निशाना हो रहा था। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को यहाँ पे उतार देना, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर देना, वो तो कर ही लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन था भाई साहब 5 नंबर का, कि आपको लेबोरेटरी में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है ये बताओ। और इसका मैंने बड़ा आसान तरीका बताया था कि आपको ये पूरा सेटअप लेना है, एक स्पीड लैंप लेना है और एक आपको परखनली लेनी है। परखनली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में आपको फिर लेना है निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। इसको फिर गर्म करना है और गर्म करने के बाद ये होगा कि वाटर से इसका धुआं यहाँ आएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से जब ही रिएक्ट करेगा तो CH4 का निर्माण कर देगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन रिलीज होगा, हाँ हाइड्रोजन रिलीज होगा, जल रहा है तो, और ऑक्सीजन में क्या होता है? H2O होता है ऑलरेडी वहां, तो वो उससे रिएक्शन करके CH4 का निर्माण कर देता है। क्योंकि एक तो हाइड्रोजन इधर हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी चीज में हाइड्रोजन है, प्लस वो जल रहा है तो हाइड्रोजन कैसे? एक एक दो, समझ में आ रही है बात? प्लस H2O यहां पर, फिर दो 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 4, दैट मीन CH4, तो हमारा मेथेन गैस यहां पे बन जाएगा। इसको मैंने बड़े अच्छे से कल और भी बताया था, आज तो और एक नया ट्रिक आपको मैंने दिया। तो उसी को यहां पर लिखा गया कि एक कांच के परखनली में 1 भाग सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहते हैं CH3COONA को, तो 4 भाग सोडियम लाइम यानी या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण को लेते हैं, जैसा कि यहां पर देखो लिया गया, ये दोनों को यहां पर लेते हैं और इसमें निकास नली युक्त कॉर्क लगाते हैं। इसमें निकास नली युक्त क्या करते हैं? कॉर्क लगाते हैं, ठीक है। अब पानी से भरा टब इस प्रकार रख, देखो ये वाला निकास नली है बेटा, ये वाला देखो, इसमें लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैं तो एक लाइन भी नहीं था, नीचे में होगा इसमें भी। 31 में सॉल्व, अभी भी जो बोला वो 31 में सॉल्व हो गया बस। लेकिन मामला यह है कि एग्जाम में 5 नंबर लेना है, जब 5 नंबर लेना है तो उसके लायक लैंग्वेज लिखना पड़ता है ना, क्या करोगे। लेकिन मैंने आपको बहुत सिस्टमैटिक दिया, फिर से समझा रहा हूं। देखो, एक कांच की परखनली में 1 सोडियम एसीटेट तथा 4 भाग हम सोडा लाइम लेंगे, जैसा कि देखिए यहां पर दिखाया गया है। वो है क्या? CH3COON और NaOH। ये एक क्या है? कंपाउंड है। उस कंपाउंड को इसमें रख देंगे, पहला पॉइंट। इंग्लिश में देखिए कितना और आसान में लिख दिया एक के लाइन में। इसमें निकास नली युक्त कॉर्क लगाते हैं, देखो यहां पर एक कॉर्क लगा देंगे जिसे हम कहते हैं माउथ पुट कॉर्क। अब पानी से भरा टब इस प्रकार रखते हैं, देखो ये टब इस प्रकार रखते हैं कि निकास नली का दूसरा सिरा पानी में आ जाए। देखो यार, निकास नली का दूसरा सिरा पानी में आया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको जलाएंगे तो गैस रिलीज होगा, ये गैस को पानी में लेना है ताकि वो पानी से रिएक्ट करे, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से। अब पानी से भरा टब इस प्रकार रखते हैं कि निकास नली का दूसरा सिरा पानी के अंदर रहता है। दैट मीन नाउ द ट्यूब full of the water are kept in such a way that the other end of the exhaust pipe remains under the water. अब 5वां पॉइंट, परख नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब ये देखिए यहां पर अब इसको जला दिया गया, धीरे धीरे अब इसको गर्म करेंगे, ठीक है। परिणाम स्वरूप मीथेन गैस हमें मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे एक कोई भी आप लगा लीजिए अपना बकेट जिसमें आपको गैस पैक करना है। यहां से जो गैस अब निकलेगा वो मीथेन गैस होगा। कैसे? आइए अब इसका रासायनिक अभी दिखाती है। देखिए आपको CH3COON और NaOH से अभिक्रिया कराना था, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, बना देगा यहाँ पे फाइनली CH4। यही हमें चाहिए था। अच्छा, क्वेश्चन में एक और भी चीज था, कभी कभी इतना ही पूछता है और कभी कभी 1 नंबर और भरा जाता है, 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे बताता हूं। जैसे देखो यहां दिया है कि बनाने की विधि भी बताओ एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया बताओ। क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ मैंने बता दी HCl सब में कॉमन आने वाला है, बहुत आसान। तो हम ये लिख देंगे जो कल मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के साथ मीथेन गैस की अभिक्रिया, स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद आपको देखो यहां मीथेन से क्लोरीन को करवाएं तो CH3Cl HCl मिला, यहां आपको CH3Cl से Cl2 को करवाएं तो फाइनली हमें मेथिल क्लोराइड मिला। इसको फिर करवाएं तो क्लोरोफॉर्म मिला, फिर यहां फिर हम इसको करवाएं क्लोरीन से तो फिर यहां मिला हमें क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सब में अगर ध्यान दें तो HCl कॉमन आया है। यही है आपको क्लोरीन से उसकी अभिक्रिया, ठीक है। आप एक चीज अगर गौर से ध्यान दोगे ना तो CH4 और Cl2 से CH3Cl आया, इसी CH3Cl को फिर यहां पे लिया गया है, फिर इसको यहां लिया गया, फिर इसको यहां लिया गया। इसमें यह कंफ्यूज मत होना कि सर मेथेन से अभिक्रिया करवाना था क्लोरीन का, तो पहला वाला तो है, बाकी सब तो मेथेन नहीं है। तो वही है,
उसका जो प्रोडक्ट जो आया है ना उसको फिर यहाँ नीचे करके स्टेप को बढ़ाया गया। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये इतना स्टेप लिखने में अगर दिक्कत आ रहा है तो पहले वाला भी ये स्टेप को लिख देगा तो काम चलेगा। यही वजह है कि एग्जाम में ये 6 नंबर का आता है, 1 नंबर के लिए है ये, उतना भी लिख दोगे तो चलेगा। स्टेटमेंट लिखना और यहाँ तक लिख देना, हो गया। ये मैंने लिख दिया है कि उसके बाद का स्टेप भी यही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग धज्जी उड़ा दीजिएगा। बोलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल। इसी तरह से खड़िया का रासायनिक सूत्र, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ध्यान रखना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक? खड़िया कहते हैं चॉक को। दोनों का फॉर्मूला CaCO3 होता है। ये कमाल की बात है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? बिल्कुल। उसके बाद यहां देखो दे दिया गया पूरा। सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे होगा समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे बताऊं, मैग्नीशियम को तो वहां अच्छा दिया ही हुआ है, इसका नहीं है ना। सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कर लोगे खुद से? सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। किससे अभिक्रिया किया है? वाटर से, यानी कि H2O से। तो ये क्या बन जाएगा? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान, इसमें तो कुछ इधर उधर हुआ भी नहीं। तो पढ़ाई बड़ा आसान है, थोड़ा इंटरेस्ट लो इसमें, मजा आ जाने वाला है, बहुत जबरदस्त। देखो पढ़ाई तो बोरिंग है ही नहीं, हमको हमेशा ये एहसास होता है कि पता नहीं, हम लोग मेरे टाइम में भी हमको ऐसा ही लगता था। और ये वर्ड बोल दें तो हंसेगा नहीं ना? हमको कभी कभी खुद के बारे में एहसास होता है कि हम जिस टाइम में 10 क्लास में थे तो काश हमको कम से कम अपने जैसा भी टीचर मिल गया होता यार। क्योंकि हमको लगता है कि पढ़ाई बड़ा इंटरेस्टेड, हमको दिनकर सर पढ़ाते थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन पढ़ाई को बड़ा टफ बना दिए हुए थे। बहुत किताबी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करके तब जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो पाता था। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा ना कंप्लीट? पक्का? थैंक यू।